Hi everyone. So welcome to the analysis and the solutions of IPMAT Indore 2023 paper. So first of all, सबसे पहले अपन बात करते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी की. So 2023 का जो पेपर था, 2023 के पेपर में if you look at the cutoff for the general category, right? In the QA essay section short answer type, there were 12. That was 12. मतलब 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे आपको, है ना? Then if you talk about the MCQ section, 39 was the cutoff, and for the VARC section 125 was the cutoff. ये किसका है? 2023 का. 2024 का भी आइडिया दे देता हूं. शॉर्ट आंसर टाइप में 24 मार्क्स वाज द कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी. दैट मींस कम से कम 6 क्वेश्चन सॉल्व करने थे आपको. व्हेन यू टॉक अबाउट द एमसीक्यू सेक्शन, 35 वाज द कट ऑफ, एंड फॉर VARC सेक्शन 113 वाज द कट ऑफ. एंड कैटेगरी वाइज यू कैन सी दी कट ऑफ. जैसे फॉर NC OBC यू कैन सी, या SC ST आपके शॉर्ट आंसर टाइप तो 4 हो गया. MCQs में 23 फॉर OBC, 15 फॉर SC, 5 फॉर ST एंड PWD, एंड फॉर VARC सेक्शन 91 फॉर OBC, 69 फॉर SC एंड 43 फॉर ST. सिमिलरली 24 का लास्ट ईयर ये कट ऑफ्स है. So basically what I want to say is, if you want to be on the safer side, एटलीस्ट शॉर्ट आंसर टाइप्स में 24 प्लस आई करके चलिए. ठीक है, 24 आई कीजिए. अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो कम से कम 48 प्लस स्कोर करने की कोशिश करो. एंड फॉर द VARC सेक्शन 120 प्लस इज नेसेसरी. ठीक है. सो अगर मैं इन स्कोर्स को टारगेट कर रहा हूं, व्हाट शुड बी द आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन इच सेक्शन? सो आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर हर एक सेक्शन की बात करें अपन, टू लैंड एट द सेफर जोन, सेक्शन शॉर्ट आंसर टाइप्स में कम से कम 8 अटेम्प्ट्स होने ही चाहिए. तो 8 प्लस अटेम्प्ट्स इन द शॉर्ट आंसर टाइप्स हैज टू बी देयर. इन द एमसीक्यू सेक्शन एटलीस्ट 17 का अटेम्प्ट्स तो रखो, 17 to 18 अटेम्प्ट्स डेफिनेटली होने चाहिए. एंड व्हेन द VARC सेक्शन 35 प्लस अटेम्प्ट्स इज अ नेसेसिटी. तब जाकर के आपका क्या होगा? तब जाकर के आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि ATS जो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर का 65% वेटेज जाता है आपके कंपोजिट स्कोर में. एंड इन ऑर्डर टू कीप योर ATS हाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्कोर वेल इन VARC सेक्शन एज वेल, क्योंकि VARC सेक्शन का इकलौता ही वेटेज 50% जाता है, जबकि इन दोनों का 25% वेटेज है व्हेन यू कैलकुलेट योर कंपोजिट स्कोर. मतलब ATS का जब कैलकुलेशन होगा तब आप ये वेट लेते हैं. इज इट क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द एनालिसिस ऑफ 2023 IPMAT पेपर. अभी तक IPMAT 2024 इंदौर का पेपर रिलीज नहीं हुआ है, सो आई कांट सॉल्व इट. सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया. क्या एक्चुअली इज इट पॉसिबल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मिनिमम 8 प्लस अटेम्प्ट्स आपके शॉर्ट आंसर टाइप्स में होने चाहिए, मिनिमम 17 अटेम्प्ट्स आपके MCQs में होने चाहिए, और मिनिमम 35 अटेम्प्ट्स VARC सेक्शन में होने चाहिए. So what we are doing is, we are doing the analysis. We will show you which questions were actually possible to solve during the exam time, और आप इसी तरीके से strategize कर सकते हो for the coming exams. So here in this video I am going to cover the short answer type questions first of all. और मैं आपको प्रूव करूंगा. देखो, in every paper short answer types 8 to 10 questions हमेशा manageable होते हैं. मैं फर्स्ट राउंड में पहले वो क्वेश्चन करके बताऊंगा जो आपको एक्चुअली देखते ही कर लेना चाहिए. लेट्स से दैट दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, क्या गिवन है? Vinita drives a car which has 4 gears. The speed of the car in the fourth gear is 5 times its speed in the first gear. The car takes twice the time to travel a certain distance in the second gear as compared to the third gear. In a 100-kilometer journey, if Vinita travels equal distances in each of the gears, इसका मतलब क्या हुआ? Equal distances का मतलब हो गया, they are talking about 25 kilometers everywhere. Equal distance 100 kilometer. ठीक है? She takes 585 minutes to complete the journey. Instead of the distance covered in the first, second, third, and fourth gears are 4, 432, and 60 respectively, then the total time taken in minutes to complete the journey. If you look at the information given in the question, it is very obvious that आपके पास speed absolute terms में given ही नहीं है. There is a relation कि first gear में fourth gear में क्या है, second gear third gear में क्या है, and then you are given with the distance. तो first वाला information का जो relation बनेगा वो कहीं ना कहीं आपके सेकंड में पुट होगा और आपका आंसर निकलेगा. ये तो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन देख के ही समझ में आ रहा है. सो लेट अस अज्यूम आपके जो गियर्स हैं कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके गियर्स हैं। सो स्पीड ऑफ द कार इन द फोर्थ गियर इज 5 टाइम्स स्पीड इन द फर्स्ट गियर। सो अगर मैं फर्स्ट गियर में स्पीड को x मान लेता हूं, तो फोर्थ गियर में क्या हो जाएगा? 5x for sure, right? And then the car takes twice the time to travel a certain distance in the second gear as compared to the third gear. We know that speed and time inversely vary with each other. So if then the second gear, it take twice the time, it is very obvious the speed in the third gear will be twice the speed of the second gear. So मैं second gear के speed y मान लेता हूं, तो थर्ड गियर में क्या हो जाएगा? 2y, क्योंकि स्पीड और टाइम इनवर्सली वैरी करते हैं, आई रिपीट, और टाइम इन द सेकंड गियर इज ट्वाइस द थर्ड गियर, इसका मतलब स्पीड इन द थर्ड गियर शुड बी ट्वाइस द सेकंड गियर। अब ये आ गया मेरे पास स्पीड्स। नाउ एज पर द इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट, 100 किलोमीटर्स को आपने इक्वली डिवाइड किया 4 स्ट्रेचेस में। सो 25 by x must be the time taken for the first 25 kilometers. For the next 25 kilometers in the second gear, 25 by y. In the third gear, time taken would be 25 by 2y, and in the fourth gear, 25 by 5x. As per the question, ये टोटल कितना होना चाहिए? 585 मिनट्स। क्योंकि मेरे पास यहां पर किलोमीटर्स गिवन है डिस्टेंस में, स्पीड का किलोमीटर पर आवर पर मिनट कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि नथिंग एज सच इज इन्फॉर्म्ड इन द क्वेश्चन। तो मैं मान लेता हूं जो स्पीड मैं कंसिडर कर रहा हूं वो किलोमीटर पर मिनट में ही है, ठीक है। अब यहां पर इफ आई सॉल्व इट, 25 बाई एक्स प्लस 25 बाई 5x, ये तो कट हो जाएगा इजिली। कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। तो कितना बचेगा? ये 25 प्लस 5, 30/x आ गया ये, प्लस 25 बाई वाई प्लस 25 बाई 2y, एलसीएम 2y लोगे आप। सो 2 इंटू 25, 50 प्लस 25, 75/2y। ये वैल्यू कितना आ गया? 585। लुकिंग एट द इक्वेशन, वेरी एविडेंट, 15 कॉमन आ रहा है। 15 कॉमन आ रहा है तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? 2/x प्लस 5/2y मस्ट बी इक्वल टू 39। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो मुझे मिल गया एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन का डिमांड है कितना टाइम लगेगा, व्हाट विल बी द टाइम टेकन इफ यू डिवाइड द एंटायर जर्नी इन 4, 4, 32 एंड 60। क्योंकि ये टाइम्स पर डिस्टेंस का क्वेश्चन था, पहले से ही मुझे मालूम था क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। सो 4 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ एक्स प्लस 4 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ वाई प्लस 4 किलोमीटर एट 32 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 2y एंड फाइनली 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 5x, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा? दिस इज द टाइम टेकन, राइट। नाउ इफ आई सॉल्व इट, क्या आ जाएगा? अगेन एक्स वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो 4/x प्लस 60/5x, ठीक है। तो ये तो इजीली कट हो रहा है, कितना टाइम्स? 12 टाइम्स। 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16, 16/x प्लस, अब देखो प्ले स्मार्ट, यहां पर मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में 2y आ रहा है, 32/2y मैं कैंसिल कर सकता हूं। लेकिन इफ यू लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन में इफ यू सी, मेरे पास डिनोमिनेटर में 2y है। सो डिनोमिनेटर में 2y पहले ही रख लेते हैं, सो दैट कॉमन आकर के फटाफट हम कैंसिल कर देंगे। सो ये इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, इसमें आई विल कीप दिस एज 2y ओनली। सो अगर एलसीएम 2y आया तो 2 4 8 प्लस 32 कितना हो गया? 40/2y, ये आ गया। नाउ आई कैन सी 8 बहुत कॉमन आ रहा है, इजीली कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया? 8 मल्टीप्लाइड विथ 2/x प्लस 5/2y। Do we have the value of 2/x plus 5/2y? Yes. From the equation 1, आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? This can be replaced with 39। इक्वेशन 1 से आ रहा है, एंड व्हेन यू एक्चुअली सॉल्व इट कितना आया? 8 9 72, 8 3 24 एंड 7 becomes 31। So your answer is 312 minutes, right? So first question definitely करने लायक था, आंसर 312 है, ये मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। yes, 312 was the answer. So this is the first question जो easily solvable था, right? Now let's come to the second question. If three consecutive coefficients in the expansion of x plus y to the power n are in the ratio 1:9:63, then the value of n. So पहली बात तो not all students are very comfortable with binomial expansion. So x plus y की power n के formula पहले आप expand करोगे, then you will put
यू विल फाइंड आउट अ सर्टेन रेशियो. सो मे बी जो 3 कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट की बात कर रहे हो आप, वो टर्म भी नहीं गिवन है कौन सा कोफिशिएंट है, राइट, वो टर्म्स पता नहीं है. तो मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है. इन द फर्स्ट राउंड दिस शुड बी अवॉइडेड. सो हम इसको एक बार लीव करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन फॉर a plus b plus c lying in the range of 21 to 25. ठीक है ना. पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? n माइनस वन सी आर माइनस वन. और ये किसके लिए होता है? व्हेन योर इक्वेशन इज a प्लस बी प्लस सी अप टू r इज इक्वल टू n. दिस इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन विच इज n माइनस वन सी आर माइनस वन. सो अब क्योंकि a प्लस बी प्लस सी आपको रेंज दे रखा है, तो एक बार क्या होगा ये 21 के बराबर, एक बार क्या होगा ये 22 के बराबर, और ये चलता जाएगा कहां तक? 25 तक, राइट. So these are the 5 equations I am getting wherein a plus b plus c is equal to 21 to 25. Now if I find out the number of positive integer solution for the first equation, a plus b plus c equal to 21, by applying the formula n minus 1 c r minus 1. n कितना है? 21. r कितना है? 3. So this would become 20 c2. Can we say this? So similarly next वाला क्या हो जाएगा? 21 c2. उसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा जब आप n को 23 रख रहे हैं? 22 c2. उसके नेक्स्ट वाला 23 c2. उसके नेक्स्ट वाला 24 c2. दैट्स इट. ये आ गया आपके. बस इनके वैल्यूज आपको निकालने में फटाफट से पुट कर देना है. क्या हो जाएगा? 20c2 विल बी रिटन एज 20 इंटू 19/2. ये आपको पता ही है ना. n माइनस क्या कहते हैं, एन सी टू को n इंटू एन माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं, राइट. सो 20 इंटू 19/2 प्लस फिर क्या हो जाएगा 21 इंटू 20/2. फिर क्या हो जाएगा 22 इंटू 21/2. फिर क्या हो जाएगा 23 इंटू 22/2. एंड फाइनली वी हैव 24 इंटू 23/2, राइट. नाउ व्हेन आई सॉल्व इट, ये कितना हो जाएगा 190. सेकेंड वाला कितना आ रहा है वैल्यू 210. थर्ड वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करना है, सो दिस बिकम्स 231. नेक्स्ट वापस 11 से मल्टीप्लाई करना है, इजी है. 11 का ट्रिक आपको पता होगा 253. एंड देन फाइनली 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 3 36 एंड ये हो गया 276. एडिंग अप ये टोटल कितना हुआ 400. और ये 31 53 एंड 76 साफ दिखाई दे रहा है. कितना हो रहा है 84 एंड 76 इज 160 एंड 160 और ये 200 760. मतलब ये टोटल आ गया आपका 1160. सो द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस फॉर दिस इज 1160. सेकेंड क्वेश्चन डन जो होना चाहिए था. सो फर्स्ट 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर सकते थे. If by any chance one is not very comfortable with permutation combination, जिसमें ये लॉजिक बताया जाता है आपको कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन फॉर एन इक्वेशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी अप टू r इक्वल टू n कैसे निकालते हैं, अगर नहीं पता तो आप इसको स्किप कर सकते थे. अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज डुएबल, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है. देन कमिंग टू द लॉग वाला, इफ वन इज कंफर्टेबल विथ लॉग करना चाहिए, अगर नहीं है कंफर्टेबल तो आप स्किप कर सकते हो. वैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे log ऑफ 2 टू द बेस 2 दिखाई दे रहा है मुझे, और log ऑफ a टू द बेस a क्या होता है 1. सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पहले गो में करना चाहिए बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन. देखो कैसे, क्योंकि मुझे मालूम है log ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू n log a, है ना. तो ये जो पावर है, ये पावर तो इधर आ जाएगा. सो नाउ लेट अस सी कि ये सॉल्व कर सकते हैं क्या, एक दो लाइन करके देखते हैं. सो log 2 टू द बेस 2, और मैं यहां पर इस पावर को आगे ला रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस 2 का स्क्वायर. ये आ गया बाहर एज इट इज, माइनस 5 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये अपना इक्वेशन हो गया. नाउ log 2 टू द बेस 2, ये वाला पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा 1. सो आइडियली मेरा इक्वेशन क्या बन गया, log ऑफ x टू द बेस 2 होल स्क्वायर minus 5 log of x to the base 2 and then plus 6 is equal to
0. Is it a quadratic equation wherein ax square plus bx plus c इक्वल टू 0 का फॉर्म दिखाई दे रहा है? और यहां पर जो एक्स स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू वो बेसिकली लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, लेट अस अज्यूम log of x to the base 2 is equal to a. So therefore the entire equation can be rewritten as a square minus 5a plus 6 equal to 0. Such a simple quadratic equation it becomes now. So मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 है, 2 और 3 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। सो ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6 इक्वल टू 0। सो ये क्या बन जाएगा आपका, a कॉमन लेने पर a माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेने पर a माइनस 2 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज इक्वेशन बन गया a माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ a माइनस 3 इक्वल टू 0। सो ये आपके रूट्स क्या आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, a इज इक्वल टू आइदर 2 और 3, राइट। सो अगर a इक्वल टू 2 और 3 है, मतलब log ऑफ x टू द बेस 2 का वैल्यू 2 होगा, राइट। इस केस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको मालूम है, मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला। log ऑफ, राइट, x टू द बेस a अगर मान लीजिए n है, तो x का वैल्यू हो जाता है a की पावर n। log हटाते ही ये वाला इधर आ जाएगा और ये पावर में चला जाता है, ठीक है। सो देयरफॉर क्या मैं ये बोल सकता हूं, यहां पर x का जो वैल्यू बनेगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 का स्क्वायर, देयरफॉर x इक्वल टू 4। ये पहला रूट मिल गया। एंड सिमिलरली जो सेकंड वाला केस था, log of x to the base 2 is equal to 3, which implies x is equal to 2 cube, therefore x is equal to 8. So I have two values of x now. The product of the roots of the equation निकालना है आपको। So product of the roots निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 into 8 which is equal to 32। इजी क्वेश्चन, अगर वन इज कंफर्टेबल विथ लॉग्स डेफिनेटली करना चाहिए था फर्स्ट राउंड में, बहुत इजी था। बिकॉज आप अगर इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको बहुत बड़ा हिंट मिल जाता है, क्योंकि log x टू द बेस 2 यहां भी है स्क्वायर के टर्म्स पे और यहां पर भी है। सो एक क्लियर हिंट मिल रहा था कि कहीं ना कहीं एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रह जाएगा, राइट। सो दिस क्वेश्चन वाज डुएबल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। f1 equal to 1, fn equal to 3n minus fn minus 1 for all integers n greater than 1, then find the value of f 2023। कुछ लोग हो सकता है ये f of this देख करके, फंक्शन देख करके डर जाएं। क्वेश्चन वैसे डुएबल है, बट स्टिल अगर आपको लगे कि आप फर्स्ट राउंड में कंफर्टेबल नहीं है, लेट अस स्किप दिस फॉर द टाइम बिंग, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। fn equal to 1 plus 2 plus 3 up to n plus 1 and gn is equal to 1 upon fk where k is equal to 1 to n। so again आपको यहां पर लीस्ट वैल्यू ऑफ एन बताना है जो 99 अपॉन 100 से एक्सीड करेगा। इस क्वेश्चन को देख करके अगेन आई लीव इट फॉर द टाइमिंग, मैं फर्स्ट राउंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल 10th का पावर है इसके अंदर, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ c प्लस 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन। एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस a, है ना। अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिवाइड करते हो, डिवाइडेड बाय क्या, x माइनस a, और लेट से ये आपको रिमाइंडर दे देता है वैल्यू, लेट से इट इज इक्वल टू k, सो आई कैन से f ऑफ a इज इक्वल टू k, है ना। अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो f ऑफ a होगा, अगर आप x प्लस a से डिवाइड करते हो तो f ऑफ माइनस a हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप रिमाइंडर के साथ इक्वेट कर देते हो। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, क्योंकि आपको डिवाइड किसे करना था, x माइनस 1। तो आपको क्या दे रखा है वैल्यू, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, वेर आई एम अज्यूमिंग दैट ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये f ऑफ x है मेरे लिए। सो सिंपली आपको क्या करना है, x की वैल्यू को 1 से रिप्लेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1 की पावर 9, देन वी हैव प्लस 3 1 की पावर 8। आइडियली आपको 1 की पावर कोई भी नंबर हो, आपको तो मालूम है वो 1 ही रहेगा, है ना। तो आप फटाफट से इसको चाहे तो नंबर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिख रहा हूँ, 1 की पावर 7। एग्जाम में इसको पूरा लिखना अवॉइड कीजिएगा प्लीज, ठीक है। प्लस 2 इंटू 1 की पावर 5,
then we have minus 1 की power 4, then we have plus 1 cube, then it is minus 4 into 1 square, and then we have plus 6 into 1 minus 2, and this is given to you as 2, right? So now let's solve it. कितना आ रहा है फटाफट बताइए। ये हो जाएगा 4, 4 minus 1 is 3, 3 plus 3 is 6, minus 5 is 1। सी एक बार रहते हैं, 1 plus 2 is 3, minus 1 2 plus 1 3 minus 4 minus 1 हो गया, minus 1 plus 6 is 5, minus 2 is 3। so basically c plus 3 is equal to 2 आया, सॉरी क्योंकि 3 बचा था, तो c plus 3 is equal to 2। सो मेरे पास c का वैल्यू आ गया -1। Now the question asks you find the value of c plus 6। So c plus 6 कितना हो जाएगा, c का वैल्यू -1 था, प्लस 6 करोगे, आंसर इज इक्वल टू 5। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्वेबल था, 100% आपको करना चाहिए था फर्स्ट को में, एंड आंसर हियर इज कमिंग आउट एज टू बी 5, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the remainder. The remainder when 1 factorial plus 2 factorial up to 95 factorial is divided by 15। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ऑफ रिमाइंडर्स, अगर आपने नंबर्स में ये सॉल्व कर रखा है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टू डू। आई नीड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू 95 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाय क्या है, 15। नाउ वी नो 15 क्या होता है, 15 इज इक्वल टू 3 into 5, और 5 फैक्टोरियल पे जैसे ही आप आओगे, दिस इज नथिंग बट 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सो 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स every number will be divisible by 15। so that means what I am left with is remainder of 1 factorial plus 2 factorial प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और ये आगे 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स मुझे मालूम है 15 का मल्टीपल ही है, राइट। ये 15 कॉमन आते ही ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स को जो भी ऐड करोगे, लेट्स से दैट इज इक्वल टू के। सो 15k इज द नंबर विच आई एम अज्यूमिंग वेर आई एम गेटिंग द सम ऑफ 5 फैक्टोरियल टू 95 फैक्टोरियल इज 15k, बिकॉज हर टर्म में आपके पास 15 कॉमन आ जाएगा। सो नाउ आई एम फाइंडिंग द रिमाइंडर ऑफ व्हाट, एज पर द रिमाइंडर रूल, ये 1 प्लस 2 प्लस 6, और 24 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे, वो कितना आ जाएगा रिमाइंडर आपका, 9, और ये 0 हो ही गया। सो डेफिनेटली मेरे पास रिमाइंडर का वैल्यू क्या है, 9 6 15 प्लस 3 8। लेकिन 18 तो 15 से बड़ा है, 18 तो 15 से बड़ा है, सो आपका रिमाइंडर डेफिनेटली 18 से कम होगा। सो ये आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ऑफ 18 by 15, which is equal to 3। That's your answer. So this answer is equal to 3। Now, let's come to the next question. Let A, B, C, D be positive integers such that A plus B plus C plus D is equal to 2023. A is to B is 2 is to 5 and C ratio D is 5 is to 2. Find the maximum possible value of A plus C। देखो वैसे तो रेशियो का क्वेश्चन है, हम पहले करके देखते हैं, अगर होगा तो विल डू इट, अगर लगा कि नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने में लग रहा है आसान है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x, सी और डी का आपको रेशियो 5:2 दे रखा है, तो सी को मैं मान लेता हूँ 5y, और डी का वैल्यू हो जाएगा 2y। So as per the question, because a plus b plus c d is 2023, that means 2x plus 5x plus 5y plus 2y is equal to what? 2023। We add up, 7 कॉमन आ जाएगा, x plus y ब्रैकेट में आ गया, 7 टाइम्स ऑफ x plus y is equal to 2023 implies x plus y का वैल्यू कितना हुआ, 7 से डिवाइड करने पर 7 2 14, 62 7 8 56 एंड 9 2 89। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जहां पर मेरे पास x plus y का वैल्यू आ चुका है। आई नीड टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a plus c, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, और ये गिवन है a plus b plus c plus d इज पॉजिटिव इंटेजर्स, है ना। सो ए प्लस सी आइडियली कितना हो जाएगा, ए प्लस सी, ए को मैं रिप्लेस कर देता हूं 2x से,
सी को रिप्लेस कर देता हूं 5y से, 2x+5y। ठीक है, अब यहां पर 2x+y को कैन आई रिप्लेस बाई 289 माइनस एक्स से फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट, जस्ट टू ब्रिंग इट इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। सो अब ये क्या बन जाएगा, 2x+5 टाइम्स ऑफ 289, 5 9 45 4, एंड ये हो गया 1445 माइनस एक्स, राइट, -5x। अब ये जो पूरा इक्वेशन हुआ ये किसके बराबर आ गया, 1445 -3x के बराबर। Now, in order to make this value as maximum, it is very obvious that I would like to have 3x as minimum as possible, or as minimal as possible, because a b c d are positive integers, मैं x को सबसे मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर का वैल्यू दे देता हूं विच इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू 1445 minus thrice of 1. Answer is 1442. So this is the answer for this question, that is equal to 1442. So ये क्वेश्चन भी बिल्कुल फर्स्ट को में करने लायक था, सिंपल था, और ये किया जा सकता था आराम से। Then coming to the next question. In the xy plane, let a equal to -2, 0, b equal to 2, 0 as the collection of all points. Equation of circle दे रखा है x square plus y square equal to 4, मतलब x square plus y square equal to 2 square. तो x square plus y square equal to r square is the equation of a circle where radius is equal to 2 here and the center is 0. लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा ABC, फिर आप नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेट निकालने की बात करो, दिस सीम्स टू बी लिटिल लेंदी, सो हम इसको नेक्स्ट राउंड के लिए रखते हैं। Coming to the next question, which is time and work. Amisha can complete a particular task in 20 days. After working for 4 days, she fell sick for 4 days and resumed the work on ninth day, but with half of her original work rate. So basically, efficiency ninth day onwards is half at what she worked earlier. She completed the task in another 12 days with the help of a co-worker who joined her from the ninth day. The number of days required for the co-worker to complete the task alone. Now, this question is again very very easy. मैं पूरे वर्क को एक काम करता हूं, सॉरी, लेट द वर्क बी ऑफ, क्योंकि आप 20 डेज में कंप्लीट कर रहे थे और फिर उसके एफिशिएंसी हाफ हो रहा, तो आप 20 यूनिट्स मानो, 40 यूनिट्स मानो, आपकी मर्जी, हम 20 यूनिट्स का काम मान लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर अमीशा की एफिशिएंसी क्या मान रहा हूं मैं, अमीशा की एफिशिएंसी मान रहा हूं 1 यूनिट पर डे इस हिसाब से, क्योंकि वो 20 डेज में कंप्लीट कर सकती है, ठीक है, राइट। नाउ एज पर द क्वेश्चन, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज, तो फर्स्ट 4 डेज एट द रेट ऑफ 1 यूनिट पर डे, इतना काम हो गया होगा, प्लस एंड रिज्यूम द वर्क ऑन द 9th डे, वो 4 डेज के लिए सिक हुई थी, तो 9th डे ऑनवर्ड शी रिज्यूम द वर्क but with half the original work rate. She completed the task in another 12 days. So मतलब next 12 days के लिए अमीशा काम कर रही थी at the rate of what? Half unit per day. And मैं मान लेता हूं जो co-worker है उनका number of units per day का n है. The co-worker can work at the rate of n units per day. So 12 days में effectively इतना काम हुआ होगा, work done by Amisha plus work done by co-worker of 1 day multiplied with 12. और इनिशियल 4 यूनिट्स को अगर मैं काउंट कर लेता हूं, दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल वर्क डन, क्योंकि वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ व्हेन आई सॉल्व दिस, दिस बिकम्स व्हाट, 4 plus 6 plus 12n is equal to 20. So therefore n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/12 which is equal to 5/6. So मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ कोवर्कर आ गया है, एफिशिएंसी ऑफ कोवर्कर आ चुका है, तो मुझे क्या निकालना, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द कोवर्कर। सो देयरफॉर सिंपल, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द एफिशिएंसी। सो 20 यूनिट्स का काम है, एक दिन में वो 5/6 यूनिट्स कंप्लीट कर सकता है, therefore 20 into 6 upon 5, your answer comes out to as 24 days. Easy question to be done, not to be missed at all, and 24 days is your answer here. Then coming to the next question. देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए
बाय नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि देखो क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रिकी, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है ना। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। In an election with only two contesting candidates, 15% of the voters did not turn up to vote, and 50 voters cast invalid votes. It is known that 44% of all voters in the voting list voted for the winner. If the winner got 200 votes more than the other candidate, then the number of voters in the voting list is. Okay, let's see. मैं मान लेता हूं टोटल वोटर्स कितने हैं, 100x। ठीक है, अब इसमें मुझे पता है 15% वोटर्स डिड नॉट टर्न अप। सो 15x तो टर्न अप ही नहीं हुए, इसको कैंसिल ही कर दो। एंड 50 वोटर्स जो थे वो क्या हो गए, इनवैलिड। ठीक है, सो इसका मतलब मेरे पास वैलिड वोट्स कितने बचे जो काउंट हुए होंगे, काउंटेबल वैलिड वोट्स। ठीक है, काउंटेबल वैलिड वोट्स कितना हुआ, 100x में 15x गया 85, 85x माइनस 50, ये काउंटेबल वैलिड वोट्स है। Now they say it is known that 44% of all the voters, it is not about the countable valid votes, it is all the voters in the voting list voted for the winner. So इसका मतलब winner को कितना मिला होगा, winner must have got 44x, क्योंकि 100x का 44% कितना होगा, 44x। इसका मतलब जो सेकंड था लूजर कैंडिडेट, उसको कितना मिला होगा, टोटल काउंटेबल वोट्स, ये 85x है ना, 85x माइनस 50 में से आप 44x माइनस कर दीजिए। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 41x माइनस 50। नाउ as per the question, the winner got 200 votes more, that implies 44x minus 41x minus 50 must be equal to how much, 200. Simple. The difference between the number of votes of winner and loser must be equal to 200. So जब मैं इसको सॉल्व करता हूं क्या आ जाएगा, this is 3x plus 50, right, minus minus plus हो जाएगा, this is equal to how much, 200, right? So this is 3x is equal to 150 implies x is equal to 50. So आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया फाइनली, नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, 100x, देयरफॉर टोटल वोटर्स कितने हुए, total voters must be equal to 50 into 100 which is equal to 5000। बिल्कुल करने लायक था ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, वन कुड नॉट हैव मिस दिस क्वेश्चन इन सॉल्विंग दैट टाइम। सो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी सीन, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का दिख रहा है। अज्यूम इट इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टुडे, अंकिता विल अर्न INR 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर which she plans to invest in a bank deposit immediately at a fixed simple interest of 0.5% per annum. Her yearly income will increase by 10,000 every year. So every year the yearly income increase by 10,000। मतलब end of the year इस बार अगर उनको 10,000 मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर उनको 20,000 मिलेगा, उनके नेक्स्ट ईयर उनको 30,000 मिलेगा, और इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। And the fixed simple interest rate offered by the bank on the new deposits will also increase by 0.5%। मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में अगर सिंपल इंटरेस्ट 0.5% पे था, तो सेकंड ईयर आपको कितना मिल रहा है, 1% के रेट से, थर्ड ईयर किस रेट से मिल रहा है, 1.5%। ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। If Ankita continues to invest all her yearly income in the new bank deposits at the end of each year, so every year end उनको जो भी मिलता है वो उनको इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट अर्नड, ये निकालना मुझे 5 years में। अब देखो इसको अपन ऐसे देख लेते हैं, ये मेरा प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ ईयर 1, ये मैंने ले लिया एंड ऑफ ईयर 1, ये मैंने ले लिया एंड ऑफ ईयर 2, दिस इज एंड ऑफ ईयर 3, दिस इज एंड ऑफ ईयर 4 एंड दिस इज एंड ऑफ ईयर 5। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, एंड ऑफ ईयर्स। ठीक है, एंड ऑफ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। सो एंड ऑफ ईयर 1 उनको कितना मिला इनकम, 10,000। दिस इज व्हाट दी प्रिंसिपल विल बिकम। सेकेंड ईयर 10,000 से बढ़ जाएगा, सो सेकेंड ईयर के एंड में 20,000, थर्ड ईयर के एंड में हर इनकम इज 30,000, फोर्थ ईयर के एंड में हर इनकम इज 40,000, फिफ्थ ईयर के एंड में द इनकम इज 50,000। लेकिन कैच है, फिफ्थ ईयर के एंड में 50,000 जो मिला
उसको मुझे कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना। रीजन बीइंग, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5 years। सो 5th ईयर के एंड का जो आपका इनकम था टोटल, उस पे इंटरेस्ट तो 6th ईयर के एंड पे मिलेगा। सो आइडियली मुझे ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आते हैं। फर्स्ट ईयर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 0.5%। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1%, क्योंकि हर साल आपका 0.5% से बढ़ रहा है। ये हो जाएगा 1.5% और ये हो जाएगा 2%। राइट। अब नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा? जो 4th ईयर के एंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका नंबर ऑफ ईयर कितना आएगा? 1 ईयर। तो सिमिलरली 3rd ईयर के एंड वाला कितना हो जाएगा? 2 ईयर्स। ये हो जाएगा 3 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा 4 ईयर का इन्वेस्टमेंट। हमें मालूम है एसआई जो होगा, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपका एसआई का फॉर्मूला है। सो पहला वाला जो आएगा, देखो क्योंकि अपॉन 100 है तो फिजिबल है, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट था डबल जीरो पहले ही कैंसिल कर दीजिए। सो 100 इंटू 4 इंटू 0.5, 0.5 4 का 2 होगा, तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 200। राइट। फिर सेकेंड ईयर का सिमिलरली कितना इंटरेस्ट रेट आ रहा है? 200 इंटू 3 इज 600। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? जो वाला तीसरा वाला अमाउंट था वो कितना है? सो 1.5 इंटू 2 इज 3, 3 इंटू 3 विल बी 900, and finally 2 into 1 1 into 4 800. This becomes the total interest which Ankita will be receiving at the end of 5 years. So what is the total amount here? 17 plus 6 23 plus 2 2500. This is your total interest amount. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टू डू। बस इसमें आपको ये समझना था कि एवरी ईयर प्रिंसिपल क्या लेना है, एवरी ईयर आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, एंड यू विल हैव टू वेरी वेरी कॉशियस इन अंडरस्टैंडिंग दैट 5th ईयर के एंड का जो आपका इनकम था 50,000 का, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, क्योंकि हमें एंड ऑफ 5 years तक दिखाना है इंटरेस्ट कितना है। सो 5th ईयर के एंड वाला इनकम नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट जनरेट करता, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया था। इज इट क्लियर? सो आंसर इज 2500। डूएबल क्वेश्चन था। Then, in a chess tournament, there are 4 groups which each containing an equal number of players. Each player plays against. ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको तो फर्स्ट गो में करना ही नहीं चाहिए। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, the length of the line segment joining the two intersection points of the curves y equal to 49 70 minus mode of x। साफ दिखाई दे रहा है, लीनियर इक्वेशन है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन बनेगा, एंड मोड ऑफ x है, एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो, यू विल गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, एंड y इक्वल टू x स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। सो आपको पता है पैराबोला का इक्वेशन का ग्राफ जो है वो क्या बनता है? दिस। राइट नाउ, क्या हमें ये करना चाहिए? लेट्स सी। पहले एक बार मैं बताता हूं, फर्स्ट राउंड मेरा जो कंप्लीट हुआ, मैं वापस से आपको दिखाता हूं हमने कितने क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 1 ये डेफिनेटली करना चाहिए था, फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 13। मैं रिवर्स ऑर्डर में बता रहा हूं, 4 मार्क्स आपके यहां डेफिनेटली आने चाहिए थे। फिर इलेक्शन वाला क्वेश्चन डेफिनेटली करना चाहिए था, फर्स्ट राउंड में 4 मार्क्स यहां आते हैं आपके। देन वर्क एंड टाइम वाला डेफिनेटली करना चाहिए था, 4 मार्क्स आपके यहां आते। एंड हियर यू हैव कम टू दी कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या है। एक्स वाई प्लेन वाला मैंने छोड़ा था, ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में बिल्कुल करने लायक था, 4 मार्क्स आपके यहां आ जाते। फिर ये डेफिनेटली करना था, नॉट टू बी मिस्ड, 20 मार्क्स ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो। दिस वॉज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, पुटिंग एक्स इक्वल टू 1, डेफिनेट आंसर आ रहा था। ये क्वेश्चन हमने छोड़ा है, ये क्वेश्चन हमने छोड़ा है। ये क्वेश्चन अगर कोई लॉग से कंफर्टेबल है तो करें, अदरवाइज नहीं करते। ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली करना चाहिए था अगर कोई पीएनसी से कंफर्टेबल है, अदरवाइज नहीं करते। लेकिन फिर भी, और ये वाला क्वेश्चन जो स्पीड है ये, सो मैंने आपको 7 क्वेश्चन तो डेफिनेट बता दिए। इफ इवन यू वुड लाइक टू स्किप ऑन द क्वेश्चन ऑफ पीएनसी एंड लॉग्स, राइट, मैंने सारे क्वेश्चन अरिथमेटिक वाले करवाए हैं आपको। तो 7 into 4 28 मार्क्स तो आपके यही आ रहे हैं। एंड इफ समवन इज कंफर्टेबल विद पीएनसी इन लॉगरिथम्स तो वो क्वेश्चन भी डूएबल थे। इफ समवन इज कंफर्टेबल विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अदर्स, देखो अभी बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, दैट इज इजी टू सॉल्व। So what I want to prove is this question was definitely solvable. These questions were definitely solvable and the cutoff score of 12 for the general category जो आपको मैंने बताया था फर्स्ट में, this was easily achievable in the short answer type questions. And in fact, I would say 24 plus का score तो evident है short answer types में, if one is able to identify this kind of questions. Now, let us go with the questions जो हमने पहले केस में solve नहीं किया था. So, second question.
If three consecutive coefficients in the expansion x plus y की पावर n, x plus y की पावर n क्या होता है? The formula is n c नॉट x की पावर n y की पावर 0 प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर 1, और ये चलता जाएगा इस तरीके से एन सी एन एक्स की पावर 0 वाई की पावर n पे, राइट। लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? कोफिशिएंट से। सो यहाँ कोफिशिएंट क्या है? एन सी नॉट, एन सी वन, एन सी एन, ये चलता जाएगा। एक्स और वाई के पावर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट यहां पर थ्री कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट कौन से होंगे मुझे नहीं पता। तो एक काम करते हैं, हम अपने कन्वीनियंस के लिए एनसीआर एक ले लेते हैं, एनसीआर प्लस वन और एनसीआर माइनस वन, फॉर आर कैलकुलेशन कन्वीनियंस मैं ये तीन कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स को कंसिडर करता हूं। नाउ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू इज 1:9। तो एक काम करते हैं, एन सी आर माइनस वन डिवाइडेड बाई एन सी आर इज इक्वल टू 1/9 आपको दे रखा है। सो मैं पहले ये देखता हूं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे क्या मिलता है हमें, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। एन सी आर माइनस वन वुड बी एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई होप सबको फॉर्मूला तो पता ही है। डिवाइडेड बाई क्या हुआ, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ एन माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 1/9, राइट। सो इसको फर्दर मैं सॉल्व करता हूं अगर, तो क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, ऊपर ले जाएंगे तो आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1/9। सो ये एन फैक्टोरियल कैंसिल, क्या हम और कोई टर्म कैंसिल कर सकते हैं? यस। इफ आई सी आर फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल को हम एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि दिस इज अ टर्म विच इज लेस देन एन माइनस आर प्लस वन। और नीचे आ गया आर माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ एन माइनस आर प्लस वन फर्दर मल्टीप्लाइड विथ एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि जब आप n माइनस आर प्लस वन माइनस वन करोगे तो आई बी लेफ्ट विथ n माइनस आर। दिस इज इक्वल टू वॉट? 1/9। सो ये भी कैंसिल हुआ आपका, n माइनस आर फैक्टोरियल ये भी कैंसिल हो गया, r माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? r बाई n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 1/। सो यहां से अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो क्या आ गया? 9r is equal to n minus r plus 1, which gives me the value as n plus 1 is equal to 10r. This becomes the first equation. So अभी फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट का रेशियो जो 1/9 था, उससे मेरे पास जो रिलेशन आया है एन और आर का, वो क्या है? n plus 1 इक्वल टू 10r, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं इस इक्वेशन को एक बार क्लियर कर देता हूं। आई डोंट हैव एनफ स्पेस ऑन द स्क्रीन, सो फॉर आवर कन्वीनियंस विल रिमेंबर n plus 1 इक्वल टू 10r वाज द रिलेशन। n plus 1 इक्वल टू 10r, ये रिलेशन था मेरे फर्स्ट इक्वेशन का। अब सिमिलरली सेकेंड 9/63 का है। सो मेरा जो सेकेंड वाला टर्म था क्या वो है? एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर प्लस वन, ये आपको क्या दे रखा है? 9/63, ये रेशियो दे रखा है। नाउ क्या हो जाएगा? वापस सॉल्व करते हैं, इस बार मैं डायरेक्टली करूंगा। एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद, उल्टा हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आर प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/63 को क्या लिख सकते हैं? 1/7। एन फैक्टोरियल गेट्स कैंसिल्ड। अब मैं वापस देखता हूं क्या क्या टर्म पॉसिबल है कट करना। आर प्लस वन फैक्टोरियल को कैन आई राइट एज आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल,
एंड ये n माइनस आर माइनस वन एज इट इज रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल को n माइनस वन इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, है ना। ये हो जाएगा क्या, 1/7। नाउ दिस टर्म एंड दिस टर्म गेट्स कैंसिल्ड, एंड हियर आर फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा था, आर फैक्टोरियल गेट्स कैंसिल्ड। तो क्या बचा मेरे पास यहां पर, दिस इज इक्वल टू आर प्लस वन डिवाइडेड बाय n माइनस आर इक्वल टू 1/7। नाउ इफ आई सॉल्व इट, ये क्या आया, 7r+7 इक्वल टू n माइनस आर implies n-7 इज इक्वल टू 8r। मुझे क्या वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो r को रिप्लेस कर लेते हैं या n को रिप्लेस करो, आपकी मर्जी। सो n-7 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ r कैन बी रिटन एज n+1/10 फ्रॉम इक्वेशन 1। So 10n minus 70 is equal to 8n plus 8। 2n is equal to ये जाकर के 78 हो जाएगा, implies n का वैल्यू is 39। So 39 is the answer to this question। So if one is comfortable with this, one could have solved it। Otherwise, obviously, मैं ये नहीं कहता कि फर्स्ट गो में करने लायक है। इनफैक्ट ये शायद आप वहां स्किप करते, बिकॉज थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। पीएनसी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि ये रेशियो निकाल करके यू वुड बी एबल टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड आर एंड देन पुटिंग इट बैक इन द सेकेंड। सो दिस वॉज अ लिटिल, आई वुड से मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था, वो है फंक्शन का। देखो देखने में टिपिकल लग रहा है, बट आई प्रूव कि क्वेश्चन बहुत इजी था। देखो f1 इक्वल टू 1 दे रखा है, और आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है, fn जो वैल्यू होगा वो कैसे निकलेगा, 3n माइनस f ऑफ n माइनस वन। सो इफ आई पुट n इक्वल टू 2, ठीक है, क्या बन जाएगा ये, प्राइस ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 माइनस वन। सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 6 माइनस f1, और f1 का वैल्यू क्या था, 6 माइनस वन। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 5। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जो भी पहला टर्म है n को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये n से एक कम हो जाएगा। f ऑफ 3 निकालना था यहां पर, तो ये f ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर f ऑफ 4 निकालना है तो ये f ऑफ 3 हो जाएगा। अगर f ऑफ 5 निकालना है तो ये f ऑफ 4 हो जाएगा। एंड एवरी टाइम जो आप ये निकाल रहे हो n, वो n यहां से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 के मल्टीप्लीकेशन। तो अब मुझे बताओ f ऑफ 3 यहां पर क्या निकल जाएगा, सिमिलरली कैन आई से राइस ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2, विच इज नथिंग बट 9 माइनस 5, क्योंकि f ऑफ 2 हम निकाल चुके हैं, विच इज इक्वल टू 4। तो सिंपली पुट फॉरवर्ड, मैं बाकी सारे टर्म्स बहुत इजीली निकालूंगा। देखो f ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 12। पिछला वाला टर्म क्या था, f3, f3 क्या आया था, 4। सो दिस बिकम्स कितना, 8। अब हम एक एक लाइन में लिखना चालू करते हैं। f5 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 15, और पिछला वाला टर्म क्या है, 8। 15 माइनस 8 इज 7। f ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 18, माइनस 7 ऊपर वाला टर्म 11। f ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 3 7 21, माइनस ऊपर वाला टर्म, तो 21 माइनस 11 10। और ये इस तरीके से चलता जाएगा, 24 माइनस 10 इज 14, एंड डॉट डॉट डॉट। So if you actually look at the terms, f1 is equal to 1, f2 equal to 5, f3 equal to 4, कम हो गया, फिर 8, फिर कम हो गया 7। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो f1 इक्वल टू 1 है, f3 इक्वल टू 4 है, f5 इक्वल टू 7 आया, f7 equal to 10 आया। एंड आई बिलीव नाउ यू आर स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड दैट एक एपी फॉर्म हो रहा है विथ ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 हियर। सो it is very obvious f of 2023, because this is a odd number 2023, वो naturally इसी सीरीज में आएगा। so I need to find out f of 2023, ये कौन सा टर्म होगा। So f1, f2, f3, f4, it is very obvious
जब आप शुरू के दो टर्म्स करते तो एक और एक इवन, 1 2, शुरू के चार टर्म लोगे तो दो और दो इवन। सो बेसिकली इफ आई लुक एट इसका नेक्स्ट सब्सिक्वेंट टर्म क्या था 2024, और मैं उसको 2 से डिवाइड कर लेता हूं। सो 2024 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 1012। सो एफ 2023 must be equal to 1012th term of the above AP. Can I say this? ऊपर वाला एक AP बना है, ये जो मैं कह रहा हूं, दिस इज द AP आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसमें फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 3, एंड आई नीड टू फाइंड आउट द 1012th टर्म। तो वो क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड डी हियर इज 3। कितना आ रहा है वैल्यू, 1 प्लस 1011 इंटू 3 मतलब 3033 हुआ, एंड द वैल्यू इज 30, सॉरी, and the value is 3034. So the answer for question number 5 is how much, 3034. Again, it was a solvable question, बहुत tough नहीं था, but by observation one could have gone for this question easily. Then coming to the next question, fn equal to 1 plus 2 plus 3 up to n plus 1। ये तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वाले फॉर्मूले में आ जाएगा। हमें पता है 1 से लेके n तक का सम क्या होता है, 1 + 2 + 3 अप टू n क्या होता है, n इंटू n+1/2। सो देयरफॉर जब आप इसको n+1 से करोगे तो आप n की जगह n+1 से रिप्लेस कर दोगे व्हेन यू ऐड अप टू n+1 टर्म्स। सो देयरफॉर आई कैन डेफिनेटली से f ऑफ n, यहां पर जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, n की जगह हम क्या लेंगे, n+1, n+1 की जगह क्या लेंगे, n+1+1 मतलब n+2 डिवाइडेड बाई 2। ये तो fn का वैल्यू हो गया। नाउ gn जो आपको है वो क्या कह रहा है, gn इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/f k, where k will take up all values right from 1 to n, and I need to find out the least value of n for which gn exceeds the value 99/100। Let's see। सो मैं सबसे पहले ये देखता हूं 1/f k का मतलब क्या हुआ। अगर मुझे 1/fn निकालना है, मैं जनरल टर्म निकाल लेता हूं पहले। सो ये क्या बनेगा, 1/fn तो मुझे मालूम है क्या है, n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया 2/n+1 इंटू n+2। So whenever I know that some number is of the form of 1 by a into b, I always try to break it up as 1 by a minus 1 by b if possible। और अगर कुछ भी डिफरेंस आया तो मैं या बाहर पे या तो मल्टीप्लाई कर दूंगा या फिर डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू ब्रेक दिस टर्म हियर, है ना। सो इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ, 2 एक बार बाहर ले लेते हैं, क्योंकि n+1 एंड n+2 इज द डिनोमिनेटर। सो मैं पहले 1/n+1 -1/n+2 करके देख लेता हूं क्या आ रहा है, राइट। सो एलसीएम इनसाइड द ब्रैकेट वुड बी स्टिल n+1 इंटू n+2। ऊपर क्या आ जाएगा, n+2 -n+1 ब्रैकेट में। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा, n+2 -n-1, ये तो कैंसिल हो गया और 2 - 1 विल बी 1। सो क्योंकि दिस इज इफेक्टिवली 1/n+2 इंटू n+1, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सो 1/fn का जनरल टर्म क्या आया, 2 मल्टीप्लाइड विथ 1/n+1 -1/n+2। सो एक काम करते हैं, मैं 1/f1 निकाल देता हूँ। 1/f1 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 -1/3। मैं 1/f2 निकाल लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड विथ 1/3 -1/4। 1/f3 क्या हो जाएगा, सिमिलरली 2 मल्टीप्लाइड विथ 1/4 -1/5, एंड लाइकवाइज दिस वुड कंटिन्यू टिल 1/fn, है ना। 1/fn क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ +1, ये तो अपने पास है ही, n+2, ये था fn, राइट। एम आई करेक्ट हियर, आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो टर्म था,
टेक्निकली जीएन का वैल्यू क्या है? जीएन इंप्लाइज 1/f1, है ना, प्लस 1/f2 से लेकर के 1/fn तक। एंड आई कैन सी 1/f1, 1/f2, 1/f3 सब में 2 इज आउटसाइड द ब्रैकेट, सो 2 कैन बी टेकन एज कॉमन थ्रू आउट, है ना। सो इफ आई टेक 2 एज कॉमन हियर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, और ये चलता जाएगा कहाँ तक? 1/n+1 माइनस 1/n+2। सो ये एक ऐसा सीरीज हो गया जहां पर ब्रैकेट में सब्सिक्वेंट टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड विद ईच अदर, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। सो ऐसे सीरीज में क्या होता है, यू हैव टू लुक एट दी सिमेट्री। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर फर्स्ट टर्म बचा है, तो राइट हैंड टाइप का भी फर्स्ट टर्म ही बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ 1/2 माइनस 1/n+2। सो ये क्या बचेगा? 1 - 2/n+2, और इसका वैल्यू मुझे चाहिए ग्रेटर देन 99/100। द वैल्यू फॉर n सच दैट gn का वैल्यू जो है 99/100 से एक्सीड कर जाए। सो इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? 1 - 99/100 कितना हो जाएगा? 1/100, ग्रेटर देन 2/n+2। सो n+2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 200। Therefore n must be greater than 198. So the least value for n क्या हो जाएगा? फॉर विच जी एन एक्सीड्स द वैल्यू 99/100 क्या हो जाएगा? एन डेफिनेटली 199 हो जाएगा, क्योंकि इसको बड़ा रखना है हमें। सो माई आंसर वुड बी 199। दिस इज योर आंसर, राइट। सो मैं यहां पर लिख देता हूं, देयरफॉर एन मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 199। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, फॉर विच द वैल्यू एक्सीड्स 99/100। सो क्वेश्चन कर सकते थे फर्स्ट को में, इफ वन इज कंफर्टेबल इनफ विद अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस। नाउ ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया था, दिस वाज डन, दिस वाज डन। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन व्हिच वाज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या क्वेश्चन गिवन है? एक्स वाई प्लेन है, ए एक पॉइंट है -2,0, बी एक पॉइंट है 2,0, एंड एस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट सी ऑन द सर्कल x² + y² = 4। तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा ड्राइंग करना पड़ेगा। So let us draw this. एक तो सर्कल बनेगा फॉर श्योर, तो ये सर्कल हम ले लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि आई कैन क्लियरली सी कि दिस इक्वेशन इज x² + y² = 2², देयरफॉर रेडियस तो 2 हो गया, और सेंटर जो है इस सर्कल का वो क्या हो जाएगा? एट दी ओरिजिन, दैट इज 0,0। सो अब अगर मैं इस सर्कल को कंसिडर कर रहा हूं, तो वापस से लेट अस पुट अप स्ट्रेट लाइंस हियर। सो लेट्स से दिस इज द एक्स वाई प्लेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, राइट, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। एंड यहां पर मैंने आपका जो रेडियस है वो क्या ले लिया? 2। सो रेडियस 2 है, तो इसका मतलब ये तो आपका 0,0 है ही, ठीक है। और इस सर्कल पे कहीं पे भी आप लोगे, तो वो पॉइंट क्या होगा? वो डेफिनेटली सेंटर से 2 के डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। नाउ ए इज -2,0, -2,0 तो एग्जैक्टली इस पे लाई करेगा, दिस इज ए। बी इज 2,0, सो 1 एंड दिस इज 2, तो ये 2,0 हो गया, एंड दिस पॉइंट इज बी। And C is the collection of all points such that area of the triangle ABC is an integer. Now, because the center is at the origin and this is a circle, so AB यहां पर जो बना, AB साइड जो ट्रायंगल का है, वो टेक्निकली आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, दिस इज AB।
एंड सी कोई भी पॉइंट होगा जो सरकमफेरेंस पे होगा, राइट? ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सो मतलब ऑन द सरकमफेरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सरकमफेरेंस पर जब आप डायमीटर से एक्सटेंड करते हो कोई भी एंगल, इट इज ऑलवेज एट 90 डिग्री। सो आप जो भी ट्रायंगल बनाओगे यहां पर, ये सारे के सारे क्या होगा, 90 डिग्री। सो लेट्स से ये जो हाइट है, ये हाइट को मैं मान लेता हूं h, ठीक है? हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज h। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो गया? एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी हाफ इंटू बेस इज ए बी इंटू एच। और ए बी कितना हो जाएगा डिस्टेंस वाइज? 2 + 2, ये कितना है टोटल? 4 यूनिट्स। सो दिस इज इंटू 4 इंटू h। So this is equal to how much? 2h. So 2h becomes your area. When you say that the area of the triangle is an integer, इसका मतलब h का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? For the area to be integer, h डेफिनेटली क्या होगा? या तो हाफ हो जाए, 2 × ½ = 1, या फिर 1 हो जाए, 2 × 1 = 1, 2। देन 3/2 पॉसिबल है क्योंकि 2 × 3/2 विल बी 3, या 2 × 2 4 हो जाए। यस, एम आई करेक्ट इन दिस? क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू एक्सीड द वैल्यू ऑफ एच बियॉन्ड 2, वो सर्कल के बाहर चला जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल इज ओनली 2। सो एच टेक्निकली 2 के ऊपर जा ही नहीं सकता। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच जो आपको मिलेगा वो इस पॉइंट पे मिलेगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जहां पर आपका हाइट 2 आ रहा है। इज इट ओके? बिकॉज दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल इटसेल्फ। नाउ कंसिडर द ट्रायंगल जिसका हाइट हाफ है। हाइट हाफ यहां ले सकते हैं अपन, 1 यहां हो गया मान लीजिए, दिस इज 3/2 एज अ पॉइंट। सिमिलरली ऑन द लोअर साइड ये हाफ, 1 and 3/2। सो एक पॉइंट जो हाफ का है ये मिला, एक पॉइंट जो 1 का हाइट ले रहा है वो ये मिला। समझ में आ रहा है? मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल जहां पर आपका हाफ हाइट आ गया। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये आपका हाइट 1 ले लेगा, ठीक है? ये आपका हाइट 1 हो जाएगा। सो इस तरीके से चल रहे हैं अपन। सो लेट्स सी द पॉइंट्स क्या क्या पॉसिबल है। ये हाफ के हाइट पे, ये 1 के हाइट पे, सिमिलरली ये आपका 3/2 के हाइट पे, और ये आपका 2 के हाइट पे। एक पॉइंट ये हो गया। सो यहां पर टोटल कितने पॉइंट्स मिले मुझे? 4। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा। सो 3 पॉइंट यहां और मिल गए मुझे, 1 2 3। दिस इज ऑलरेडी काउंटेड है ना? फिर सिमिलरली इस साइड 1 2 3 और एक ये, ठीक है? सो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? 4। और इस साइड वापस आपको 1 2 और 3। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, सो नेगेटिव पॉजिटिव आपको नहीं देखना, आप तो यूनिट्स काउंट करोगे। सो यहां पर मुझे 3 पॉइंट्स और मिले। सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो इस पे आया वो क्या हो गया? 4 + 4 + 3 + 3, which is equal to 14. So the correct answer to this question is equal to 14. अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था। सो आई वुड रेट दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट। फर्स्ट राउंड में डेफिनेटली आप नहीं करते, बट इफ वन इज वेरी वेरी कंफर्टेबल विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैन अटेम्प्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखना है हमें, वो है ये वाला क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, मैं इसका एनोटेशन हटा देता हूं जो अपन ने लास्ट टाइम किया था। सो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, विच इज ए क्वेश्चन ऑफ अगेन पीएनसी। In a chess tournament, there are 4 groups, each containing an equal number of players. ठीक है? तो इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स, लेकिन नंबर ऑफ प्लेयर्स गिवन नहीं है आपको। मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ प्लेयर्स निकालना है इन ईच ग्रुप। सो मैं मान लेता हूं मिनिमम पॉसिबल ग्रुप प्लेयर्स इन ईच ग्रुप इज n। हर एक ग्रुप के नंबर ऑफ प्लेयर्स को n मान लेते हैं। तो 4 ग्रुप है मेरे पास। अब ईच प्लेयर प्लेज against every other player belonging to one's own group exactly once. So अगर मान लीजिए n प्लेयर्स है एक ग्रुप के अंदर, तो मैं उनमें से किसी भी अगर 2 को चूज कर लूंगा, उनके बीच में मैच हो गया। सो द नंबर ऑफ वेज इन विच each player plays with every other player of its group exactly once will be nc2। और ऐसे मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं? 4।
तो NC2 into 4 तो हो गया आपका ये वाला केस। ठीक है। अब अगेंस्ट ईच प्लेयर बिलोंगिंग टू वन ऑफ द रिमेनिंग थ्री ग्रुप्स एग्जैक्टली ट्वाइस। अब सपोज करो मैं कह रहा हूं कि ये ग्रुप की बात करते हैं। अब इन तीन में से किसी भी एक ग्रुप को चूज करेगा वो, और इसके हर एक प्लेयर के साथ दो बार खेलेगा। ठीक है। अगेंस्ट ईच प्लेयर बिलोंगिंग टू वन ऑफ द रिमेनिंग टू ग्रुप्स एग्जैक्टली थ्राइस। सो मान लो ये इस ग्रुप के साथ तीन बार खेल रहा है हर एक प्लेयर के साथ, और फाइनली चौथा वाला जो कह रहा है रिमेनिंग ग्रुप के एग्जैक्टली 4 टाइम्स, ये इसके साथ 4 टाइम्स खेल रहा है। लेकिन अब यहां पर हमें समझने की जरूरत है, ऐसे डबल गेम्स वाले एक दूसरे के साथ कितने राउंड हुए हैं, ट्रिपल गेम्स वाले कितने हुए हैं, और 4 गेम्स वाले कितने हुए हैं। So, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो मैं काम करता हूं, पहले पहले ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके साथ तो खिला देते हैं 2 गेम्स एवरी प्लेयर। सो इसका मतलब ये भी रिवर्स वे राउंड 2 गेम्स ऑलरेडी खेल चुका है, तो मैं अब इसका कंसिडर नहीं करूंगा टू वाला। देन इसको मैं इसके साथ इस ग्रुप के साथ 3 गेम्स खिला देता हूं, और मैं फाइनली इसके साथ 4 गेम्स खिला देता हूं। ठीक है। सो 2 गेम्स वाले राउंड फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग मेरे पास एक आया, 3 गेम्स कहला है, और फोर्थ ग्रुप के लिए एक आया। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड वाले ग्रुप की, समझना प्लीज अंडरस्टैंड दिस ग्रुप, ये 2 वाला ऑलरेडी इसके साथ खेल चुका है। तो मुझे अब एग्जैक्टली जो आप कह रहे थे, अगेंस्ट ईच प्लेयर बिलोंगिंग टू वन ऑफ द रिमेनिंग ग्रुप्स, तो ये वन ऑफ द रिमेनिंग ग्रुप्स कंसिडर हो चुका है ना। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं खिलाऊंगा नेक्स्ट 3 गेम्स एंड 4 गेम्स वाला। क्या ये इसके साथ खेल सकता है 3 गेम्स? नो। क्यों? क्योंकि ये तो इसके साथ खेल रहा है 3 गेम्स, इसका मतलब 3 गेम्स खेलेगा इसके साथ, और मैं इसको खिला देता हूं यहां पर 4 गेम्स। ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप का 3 गेम्स वाला राउंड हो चुका है, 4 गेम्स वाला राउंड हो चुका है। सो हम क्या करेंगे, अब इसको खिला देते हैं क्या चीज, 2 गेम्स वाला राउंड इसके साथ। ये 2 गेम्स वाला राउंड हो गया। अब देखो लास्ट वाला जो ग्रुप है वो 2 गेम्स भी खेल चुका है, 3 गेम्स भी खेल चुका है, 4 गेम्स भी खेल चुका है, और अपन ने अपने ग्रुप के साथ ऑलरेडी यहां पर कंसिडर कर लिया है कि व्हेन दे आर प्लेइंग इन देयर ग्रुप इटसेल्फ, दैट इज NC2, एंड देयर आर 4 ग्रुप्स, आई मल्टीप्लाइड विद 4। लेकिन जब मैं 2 गेम्स, 3 गेम्स और 4 गेम्स वाला जो दूसरे किसी ग्रुप के साथ हो रहा है, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज हैपनिंग नाउ। 2 गेम्स 2 बार हुआ, राइट। 3 गेम्स 2 बार हो रहा है, और 4 गेम्स जो है वो भी 2 बार हो रहा है। कैन वी सी दिस? है ना? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सो देयरफॉर आई कैन से when I need to select one player from one group and accordingly another player one group जो ये 2 बार खेलेगा उस प्लेयर के साथ, तो NC1 I have considered all players of the first group, NC1 I am considering all players of the second group। एक एक करके सब चूज होंगे, और हर एक प्लेयर 2 बार खेल रहे हैं मल्टीप्लाइड विद 2, और ऐसे कितने राउंड्स हो रहे हैं, 2 मेरे पास। फाइनली 2 राउंड होंगे किसके, 3 गेम्स वाले। सो NC1 into NC1 multiplied with 3, and finally twice of NC1 into NC1 multiplied with 4, जहां पर आप 4 गेम्स खिला रहे हो। सो ये मल्टीप्लाइड विद 2, क्योंकि दो दो राउंड हुए हैं, मैंने सारे ग्रुप्स को कंसिडर कर लिए हैं। व्हेन दे आर प्लेइंग वंस इन देयर ग्रुप इटसेल्फ, ट्वाइस विथ वन ऑफ द ग्रुप, thrice with one of the group, and 4 times with one of the group. So this is the total number of matches which is going to be played in the tournament. So 4 times of NC2 कितना हो जाएगा, 4 multiplied with n into n-1 divided by 2। NC1 क्या होता है, NC1 n, तो ये 2 into 2 4, ये हो जाएगा 4n²। नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2 into 3 6n², एंड फाइनली 2 into 4 8n²। ये जो वैल्यू है, there are more than 1,000 matches being played, so this value should exceed how much, 1,000। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा अब ये, 2n² - 2n, ठीक है,
प्लस ये 6 4 10 और 18 n² मस्ट बी ग्रेटर देन 1000। सो ये क्या हो गया, 20n² -2n मस्ट बी ग्रेटर देन 1000। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, 2 कॉमन लेके 10n² -n मस्ट बी ग्रेटर देन 500। अब by observation, one can easily find the value of n for which the equation gets satisfied. So because 10n² - n must be greater than 500, अगर मैंने n को मान लीजिए 7 पुट किया एट n इक्वल टू 7, 10n² तो 490 ही होगा, और 490 माइनस समथिंग विल नेवर एक्सीड 500, कैंसिल। अगर मैंने n को 8 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 8 8 64, 640 -8 will be definitely greater than 500. The equation gets satisfied. So therefore minimum value for n जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो क्या हो जाएगा, n is equal to 8। ये आपका मिनिमम वैल्यू आया, राइट। सो नंबर ऑफ प्लेयर्स इन each group which will satisfy the given condition is how much, 8। This is what is the answer। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन था, जल्दी से सॉल्व नहीं कर सकते थे, सो वन कुड हैव स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। देन कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन विच वी लेफ्ट, क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द कर्व्स y इक्वल टू 4970 - x। सो पहले तो देखो, y इक्वल टू 4970 माइनस मोड ऑफ x एट x इक्वल टू 0, y कितना हो जाएगा 4970, और एट y इक्वल टू 0 x कितना हो जाएगा, मोड ऑफ x इज इक्वल टू 4970। सो देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 4970। सो वेरी ऑब्वियस, मोड का आपको मालूम है, मोड ऑफ फंक्शन जो अपन यूज करते हैं मॉडुलस का, उसका ग्राफ जो बनेगा वो क्या होगा, अगर मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, एक्स को 0 पुट किया, वाई क्या है 4970, राइट। सो लेट्स से दिस 0,0, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया 0,4970, ठीक है। और अब y को जब 0 पुट कर रहा हूं तो x 4970 और -4970 हो रहा है। सो मान लो ये है -4970 और ये है +4970 एंड दिस इज 0, ठीक है। ये आपका पॉइंट्स आ गया यहाँ पर, ठीक है। सो इसका मतलब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो हो गया आपका कौन सा, y इक्वल टू 4970 माइनस मोड ऑफ x, राइट। अब सेकंड जो है y इक्वल टू x², दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। सो मैं इसका जो है वो यहां पर ले लेता हूं इस तरीके से, मान लीजिए कि ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो दिस आर द पॉइंट्स, कौन सा, ये वो पॉइंट्स है जहां पर आपका लाइन, सॉरी, और ये था आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो अब विच इज द पॉइंट, दिस आर द पॉइंट जहां पर आपका लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला के ग्राफ के साथ, राइट। सो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू इंटरसेक्शन पॉइंट, सो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मुझे ये वाला लाइन का वैल्यू निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, ए बी निकालना है। तो सिंपली लेट अस डू वन थिंग, y इक्वल टू x² है ना। सो ये जो इक्वेशन था y इक्वल टू 4970 माइनस मोड ऑफ x, मैं यहां पर y को x² से रिप्लेस कर लेता हूं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, राइट। अब x² लिखो या मॉड ऑफ x² लिखो, आपकी मर्जी, इट इज वन एंड द सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं होता। सो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए मॉड ऑफ x ले रहा हूं। सो लेट mod of x is equal to a, so therefore मेरा जो इक्वेशन बना वो क्या हो जाएगा, a² -4970 प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो प्लस x नहीं, सॉरी, प्लस a इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4970 को अगर मैं ब्रेक करूं 7 से, 710, इनफैक्ट ये 7 इंटू 71 इंटू 10,
So this is becoming 71 into 70. That means I can write this as a square minus 71a plus 71a, ठीक है, माइनस 70a minus 4970 equal to 0. Taking a common, a plus 71 minus 70 common, a plus 71 equal to 0. So implies a या तो 70 है या फिर -71 है. बट टेक्निकली क्या a -71 के बराबर हो सकता है? नो, बिकॉज a क्या है? a तो मोड ऑफ x है, और मोड ऑफ x कैन नेवर बी नेगेटिव. सो क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला केस कैंसिल हो गया. सो मॉड ऑफ x का वैल्यू हम क्या लेंगे? मॉड ऑफ x का वैल्यू हम लेंगे 70. इंप्लाइज x का वैल्यू क्या हो गया? प्लस -70. सो x प्लस -70 मतलब यहां पर अपन ने -70 ले लिया, और ये वाला +70 होगा ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द y एक्सिस. वेरी ऑब्वियस. सो ये जो डिस्टेंस हुआ, ये कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा 70 प्लस 70 विच इज इक्वल टू 140. सो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू intersection point is 140. So this is all about the solutions of the short answer types. So I have solved all the 15 questions. I have given you the strategy to look at the questions first. किस तरीके से आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, कौन से क्वेश्चंस आपको फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना चाहिए. आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ योर कंफर्ट जोन. अकॉर्डिंगली डिसाइड वेदर यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट. अगर आपको लगता है वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, गो फॉर इट. लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो तो डोंट गेट स्टक फॉर अ लॉन्ग टाइम. छोड़ो, स्किप करो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, बाद में टाइम बचा तो हम वापस देख लेंगे. तो जो क्वेश्चन मुझे रिव्यू के लिए मार्क करना था वो मैंने सेकंड राउंड के लिए रखा. जो क्वेश्चन मुझे देख के ही पता पड़ गया मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकता, आई विल नॉट सॉल्व इट एट ऑल. लेकिन फर्स्ट राउंड में आई अगेन से 8 to 9 क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्वेबल क्वेश्चंस मिलते हैं. एंड दिस आर दोस क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा ट्रिक अप्लाई नहीं करना पड़ रहा, मॉडरेट नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. In the next video, I'll be coming up with the answers of the MCQ section. Thank you.